ख़वातीन और हज़रात, आपसे एक बार फिर से मुख़ातिब होने का मौका मिला है, तो मुझे यकीन है कि जितनी खुशी मुझे है, उतनी ही कम से कम आपको होगी। मेरे चाहने वाले बहुत देर से मुझे पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब कहाँ गायब हो गए? डर तो नहीं गए? ज़बान तो नहीं कट गई? ऐसा तो नहीं हो गया? वैसा तो नहीं हो गया? सॉफ्टवेयर तो नहीं अपडेट हो गया? मैं कैसे करूँ आपको, मैं इतना अहम आदमी नहीं हूँ कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट करने की ज़रूरत हो। आपसे ये सिलसिला दोबारा शुरू करना था गुफ्तगू का, और अल्लाह ने चाहा एक वक्फ़े के बाद दोबारा शुरू हो गया। मैं समझता हूँ किसी भी चीज़ में एक वक्फ़ा आ जाए तो कुछ उसकी कदर बढ़ जाती है, कुछ उसकी तलब बढ़ जाती है, कुछ प्यास बढ़ जाती है और उसकी वजह से लुत्फ़ बढ़ जाता है। तो ये नया सिलसिला है जिसका नाम है लाउड स्पीकर विद डॉक्टर उमर आदिल। आप इसे देखें, अगर पसंद करें तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। मेरा भी हौसला बढ़ेगा और मेरे साथ जो मेरी टीम है उसका भी हौसला बढ़ेगा। अच्छा, आज जो पहला मैंने ज़िक्र आपसे करना है, मेरा बहुत दिनों से ज़िक्र करने को दिल कर रहा था, मगर इस महीने में यानी कि फरवरी के महीने में जब मैं ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि इसकी मुनासिबत से वो ज़िक्र ज़्यादा मुनासिब लगेगा, उसका ज़िक्र करूँ। 6 फरवरी किसी भी दिन जब आएगा, तो बरे-सग़ीर में एक ख़ास याद उभरेगी और वो याद होगी इस खित्ते की एक बहुत उम्दा तरीन गुलकारा की याद कि 6 फरवरी को जिनका देहांत हुआ। मेरा इशारा लता बाई मंगेशकर की तरफ है। आप में से वो तमाम लोग जो ताज्जुब के मारे हुए हैं, वो यहीं पे ये व्लॉग देखना बंद कर दें। मेरे नज़दीक फ़न की और मेरे परवरदिगार की तख़लीक की उम्दगी की न कोई सरहद है, न कोई कौमियत है, और अगर सरहद और कौमियत नहीं है, तो फिर दुश्मनी कैसी, असबियत कैसी, ताज्जुब कैसा? बहरतौर मेरे नज़दीक मेरे परवरदिगार की तख़लीक के मोज़ों में से एक लता मंगेशकर की आवाज़ और उनका गला है और उनकी ज़ात है। तो जब मैं अपने परवरदिगार की किसी तख़लीक को मोहब्बत करता हूँ, तो दरअसल उसी खालिक से मोहब्बत करता हूँ जिसने ये सब पैदा किया और इतनी उम्दगी से पैदा किया। जो सलाहियतें दी, उन लोगों ने इन सलाहियतों को अपनी तरबियत से, रियाज़त से, मेहनत से इतना बढ़ाया कि उस सारे काम में बरकत पड़ गई, और जब बरकत पड़ गई तो फिर दुनिया एक उनकी आशिक और मद्दाह हो गई। 6 फरवरी तकरीबन आज से 3 साल पहले जाइए, तो आप शायद जानते हो कि 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर का इंतकाल हो गया बॉम्बे के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के अंदर। लता मंगेशकर 92 साल तक जीं और तब तक मुमकिन था वो गाती रहीं और अपनी सारी ज़िंदगी उन्होंने गायकी के नाम वक्फ कर दी। और ऐसा काम करना और ज़िंदगी भर एक ही चीज़ पे फिक्स्ड रहना बहुत कम लोगों को नसीब होता है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊँ कि अगर मैं लता जी का ज़िक्र करूँ और मैं मैदाम नूरजहाँ का ज़िक्र ना करूँ, तो कसम से मेरा दिल खुद अपने आप को कोसेगा। एक बात पे ज़रा गौर कीजिए, मेरे परवरदिगार का एक अपना ग्रैंड ग्रेटर प्लान है। उसको पता होता है कि जब भी ज़माने में कोई नई चीज़ आने वाली है, तो उस नई चीज़ को सहारा देने के लिए उस दौर से ज़रा पहले वो लोगों को ज़ाहिर कर देता है, यानी कि वो पैदा कर देता है उन लोगों को जिन्होंने उस नई तब्दीली को सहारा देना होता है। और फिर ऐसे घरानों में भी पैदा करता है जहाँ पे उनको ये करने में कम से कम मुश्किल पेश आए। मेरी बात पे ज़रा थोड़ा-सा गौर कीजिए तो आपको समझ आएगी। 1931 14 जून 1931 को बरे-सग़ीर की पहली बोलती फ़िल्म रिलीज़ हुई जिसका नाम आलम आरा है। काज़ी साहब, शहज़ादा दाराब की बिस्मिल्लाह कराइए। जो हुक्म आलम फना, बोलो बेटा। बिस्मिल्लाह फिर रहमान रहीम। आप ये सोच सकते हैं कि अब से पहले यानी कि 1931 से पहले कोई फ़िल्म जो बनती थी उसमें आवाज़ नहीं थी, आवाज़ नहीं थी तो मुकालमा नहीं था, मुकालमा नहीं था तो गीत नहीं था, और गीत नहीं था तो मौसीकी नहीं थी। आप सोचें कि ऐसी गूंगी फ़िल्मों को कई साल तक बरे-सग़ीर के फ़िल्म भी इन्होंने देखा और पसंद किया, मगर 1931 में ऐसा ऐसा एक तहलका मचा है कि जब बरे-सग़ीर की पहली बोलती, गुनगुनाती, गाती, गरजती, बरसती, मौसीकी से लबरेज़ पहली फ़िल्म आ गई। ज़माने की बातें ज़माना ही जाने, ज़माने की बातें ज़माना ही जाने। It is a major event in the history of cinema of the subcontinent. आलम आरा नामी इस फिल्म को बहुत सारी खूबियां हासिल है इसमें, मगर एक खूबी इसके गीत भी है,
और जब गीत आ गए तो हमें पता चला कि हमारी तमाम और चीज़ों की तरह, हमारे नाटक की तरह, हमारे स्टेज प्लेस की तरह, हमारे मौसमी त्योहारों की तरह, हमारी फ़िल्म के अंदर भी 6, 7, 10, 20 गाने ज़रूर होंगे, क्योंकि संगीत के बगैर हमारी ज़िंदगी भी मुकम्मल नहीं है और ना ही हमारी तफ़रीह की तलब पूरी होती है। तो इसलिए जब गीत आ गए तो बहुत फ़र्क पड़ गया। अब मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जब गीत आने थे तो ज़ाहिर है कुछ अरसे बाद इन गीतों को अपनी आवाज़ देने के लिए भी लोगों ने आना था। लिहाज़ा अगर आप गौर कीजिए तो 1926 में मादाम नूरजहाँ की पैदाइश कसूर के निवाह में एक इलाका है कोट मुराद खां, वहाँ पे हुई। और 1929 में 3 साल बाद एक इलाका है हिंदुस्तान का, इंदौर के पास, जहाँ पे लताबाई मंगेशकर की विलादत हुई। अब ज़रा ये सोचिए कि 26 और 29 में वो 2 मलिकाएँ पैदा हुईं बरे-सग़ीर में कि जिनकी आवाज़ ने 4 दांग में गूँजना था फ़िल्मी गीत की सूरत में। दिल जलाना दिल वाले, आंखें उठा ले, नजर मिला के मुझे अपना बना ले। नैहर के गीत में गाऊं, नैहर के गीत में गाऊं, बाबुल का बाग सजाऊं रे, नैहर के गीत में गाऊं। क्या परवरदिगार को पता होता है कि मैंने जो तब्दीली लेकर ज़माने में आनी है, उस तब्दीली के लिए कौन-कौन चाहिए होगा? आप ज़रा ये भी गौर कीजिए कि मादाम की पैदाइश एक ऐसे घराने में हुई कि जहाँ पे मौसीकी को मुक़द्दम और मुअज़्ज़ज़ जाना जाता था। मादाम से पहले उनकी बड़ी बहन थी ईदन बाई, जिनका ताल्लुक मौसीकी से था। उसके अलावा इलाही जान नाम की एक खातून थीं और उसके अलावा जिस मोहल्ले और जिस इलाके में वो पैदा हुईं, वहाँ पे भी मौसीकी का चलन था। मौसीकी ही वजह शोहरत थी, उसी के ज़रिए लोग अपने लिए रोज़ाना की आमदन कमाते थे। अब मैं आपको ये कहूँ कि जाए पैदाइश और वक़्त पैदाइश बड़ा अहम होता है, अगर परवरदिगार ने अपनी दी हुई सलाहियतों के हामिल अशख़ास को ज़ाया नहीं होने देना। इसी तरह अगर आप लता मंगेशकर को देखिए तो लता मंगेशकर की पैदाइश एक बहुत उम्दा मौसीक़ार घराने में हुई कि जिनके सरबराह उनके वालिद पंडित दीनानाथ मंगेशकर थे, जिनका ताल्लुक क्लासिकल म्यूज़िक से था, उसके अलावा मराठी थिएटर से भी था। और ऐसी जगह पे फिर लताबाई के मंगेशकर का पैदा होना, आशा मंगेशकर का पैदा होना, वो आशा भोसले से पहले आशा मंगेशकर थी, उषा का पैदा होना, मीना का पैदा होना, हृदयानाथ मंगेशकर का पैदा होना, क्या उम्दगी की बात नहीं है? मेरा कहने का सिर्फ मकसद आपको ये समझाना है कि हर तब्दीली से पहले परवरदिगार उन चीज़ों को, उन अशख़ास को ज़ाहिर कर देता है इस रुए ज़मीन पे, जिन्होंने आगे चल के उनके साथ साथ देना होता है। तो 1931 से पहले ये 2 बहुत बड़ी सुरों की देवियाँ पैदा हो चुकी थीं, ताकि जब फ़िल्मी गीतों के सुरों और आवाज़ों तक एक सिंहासन बिछाया जाए, तो उस पे ये मलिकाएँ बन के विराजमान हों और फिर हमारे दिलों पे हुकूमत करें। कुछ देर तो रुक जाओ, बरसात के बहाने कर लेंगे चार बातें, कर लेंगे चार बातें, इसी बात के बहाने। कोई बहार दिल है बेकरारों में, राजकुमार तेरे बिन रहा लला, ला। अच्छा, जो फ़नकार मलिका या बादशाह बनते हैं फ़न के, सुर के, मौसीकी के, उनके पास जो अक़लीम ए सल्तनत या अक़लीम ए सल्तनत होती है, वो कोई एक ख़ित्ता नहीं होता। उनकी जो हुकूमत होती है, वो तमाम ख़ित्तों, हदबंदियों और सरहदों को मिटाते हुए पूरी दुनिया में फैल जाती है। ऐसे बड़े बादशाह कहीं और होंगे। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा-सा लता जी का मैंने ज़िक्र इसलिए किया, इस दफ़ा भी जब 6 फरवरी आई तो मुझे वो बेतहा याद आईं। बेतहा इसलिए याद आईं कि मेरी उनसे, मैं बड़ा खुशकिस्मत आदमी हूँ कि मेरी उनसे 3 मुलाकातें हो चुकी हैं। मैं आज उनसे अपनी पहली मुलाकात का ज़िक्र ज़रूर करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरी उनसे पहली मुलाकात है। मैंने जब एमबीबीएस किया तो वो 1987 का साल था, हाउस जॉब किया तो 1988 का साल आ गया। हाउस जॉब की तकमील के फ़ौरन बाद मेरे वालिदैन ने मुझ पे कमाल शफ़क़त और मेहरबानी से मुझे लंदन भिजवाया, ताकि मैं वहाँ जाके एफआरसीएस का, जो कि एक आला तरीन इम्तिहान है सर्जरी का, वो लंदन और एडिनबरा से करूँ। और इस सिलसिले में मैं 1989 में लंदन में मौजूद था।
अब तो शायद हालात बदल चुके हैं, लेकिन उस ज़माने में ये होता था कि आपने जब रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन ऑफ लंदन के अंदर अपने रिटन पेपर्स दे दिए, यानी कि जो लिखे वाले सवालात और उनके जवाबात होते हैं, उनका नतीजा आता था, तो पता चला कि अगर आप उनमें पास हुए हैं, तो फिर आपको बुलाया जाता था प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। और प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद आपको लिया जाता था वाइवा। वाइवा वो ओरल एग्जाम होता है जिसमें आपके सामने एक पूरा बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स बैठता है और वो हर कैंडिडेट से मिल के तकरीबन कोई आधे से पौने घंटे तक सवालात करते हैं और देखते हैं कि उसका नॉलेज कैसा है, और अगर नॉलेज है तो वो उसको कैसे कम्युनिकेट करता है और उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करता है और सवालों के जवाब कैसी उम्दगी से देता है। जब ये सारे मरहले हो जाते थे तो आपको भेज दिया जाता था कि अब आप तकरीबन 3 घंटे के लिए फारिग हैं। 3 घंटे के बाद 6 बजे रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स के जो रिसेप्शन हॉल है उसके अंदर आइए और आपको नतीजा सुनाया जाएगा कि क्या आज आप पास होने वालों में शामिल हैं या आप फेल होने वालों में शामिल हैं। जो पास होने वाले शामिल होते थे उनको एक इशारे से उनका रोल नंबर पुकार के अपने पीछे की तरफ बुलाती थी, जो सेक्रेटरी थी, एग्जामिनेशन सेक्रेटरी ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स। क्योंकि उसके बाद एक चीज़ होती से कहा जाता था शैंपेन रिसेप्शन, यानी कि वो सारे एग्जामिनर जिन्होंने आपसे आज सवालात किए होते थे, आपका इम्तिहान लिया होता था, एक आपको मौका देते थे कि आपकी कामयाबी की खुशी में शैंपेन की बोतलें खुलें, शराबें जो हैं वो गिलासों में भरी जाएं और उसके बाद सब उसको सेलिब्रेट करें। अब सारे लोगों को जो कान खड़े हो गए, तो जैसे मौलवी देखते हैं ना, मैंने तंग आया मैं गलते मौलवी हजरात, मैं आपको ये बता दूं कि तमाम वो लड़के जो पाकिस्तानी मुसलमान थे या हिंदुस्तान के मुसलमान थे या बांग्लादेश के मुसलमान थे जो वहाँ पे इम्तिहान देते थे, यकीन कीजिए कोई शैंपेन अपने ग्लास में भर के नहीं पीता था। और कॉलेज वालों को भी पता था कि ये लोग मुसलमान हैं, इनके लिए शराब हराम है, इसलिए उनके ग्लासों को बहुत अच्छे ऑरेंज जूस से भरा जाता था। और वैसे भी इम्तिहान के वक्त तो एक ही ज़ात याद आती है, मेरे परवरदिगार की, तो उसको कैसे नाराज़ किया जा सकता है। ख़वातीन हज़रात, तो खैर एक बहुत बड़ी बात होती है कि अब आप पास हो गए हैं, अब आप अपने फाइनल एफआरसीएस की तैयारी कर सकते हैं और उसके बाद आप एक सर्जन बन के दुनिया में बहुत सारी ऐसी खिदमत अंजाम दे सकते हैं जिससे ज़रूरतमंद इंसानियत बेहतर हो सके और शिफा पाए। तो अब हुआ ये कि मेरा पहले मैं गया उस दिन, और जाने के बाद बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो गया मेरा, और उसके बाद मेरा वाइवा। और वाइवे में जो चीज़ मेरे काम आई वो मेरी बुनियादी तौर पे जो तालीम थी, जो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में की गई थी। इस पे भी बुरा न माने, अगर आप इतनी अजीम कौम होते तो आप अपनी ज़बान को इंटरनेशनल लैंग्वेज बना देते, मगर नहीं बनाए, तो इसलिए जो बाहमी राब्ते की ज़बान बैनुल-अक़वामी तौर पे है वो अंग्रेज़ी ही है। और जिन लोगों को बचपन में अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है वो वाक़ई बेहतर तौर पे कम्युनिकेट कर सकते हैं दुनिया जहान के साथ। तो जब उनसे उनके सवालों का जवाब दिया तो मुझे यकीन है कि वो मेरा उम्दा लहजा और अदक अंग्रेज़ी सुन के ख़ासे खुश और महज़ूज़ हुए। उसके बाद मुझे कहा गया कि अब आप जाइए और 3 घंटे के बाद तकरीबन 6 बजे के करीब दोबारा लिंकन्स इन फील्ड्स में वाक़या रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स के मेन हॉल में आ जाइएगा नतीजा सुनने के लिए। ख़वातीन हज़रात, ज़िंदगी में मुश्किल वक्त भी आते हैं, मगर वो 3 घंटे काटना जितना मुश्किल होते हैं, माँ बाप के अरमान जिन्होंने अपने पैसे लगा के आपको इंग्लिस्तान तालीम के लिए भेजा हो, अपने दिल का चोर कि या अल्लाह मैं अपनी नज़रों में कहीं खुद ना गिर जाऊं, अपने कॉलेज की इज्जत, जो मेरा कॉलेज किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज था, वहाँ के असातिज़ा जिन्होंने मुझे पढ़ाया, समझाया, बनाया जो कुछ मैं था, फिर मेरे बहुत सारे दोस्त, उनके सामने क्या शक्ल दिखाऊंगा अगर मैंने प्राइमरी एफआरसीएस पास ना किया। इन्हीं सोचों में गुम मैंने सोचा कि ये 3 घंटे गुजारना मुश्किल है, तो मैंने आसानी से ट्यूब का टिकट लिया। ट्यूब का टिकट लेने के बाद मैं लिंकन इन फील्ड से ऑक्सफोर्ड सर्कस के ट्यूब स्टेशन पे आ गया। अब ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट लंदन की वो मशहूर तरीन सड़क है जिसमें बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़े बड़े स्टोर्स हैं, और उनकी रंगारंगी और उनकी रौनक में इंसान 3 घंटे आसानी से अपना ध्यान बटा के गुजार सकता है। अल्लाह को कुछ और मंजूर था। बार बार मेरे दिल में अपने परवरदिगार की याद आती थी, उसके आगे सर झुकता था और दिल के हाथ उठते थे कि परवरदिगार इज्जत रख लेना। इज्जतें देने वाला और इज्जतें रखने वाला वही है। बाहर तो मैं जब निकला वहां से तो इधर उधर फिरना था, तब तक कोई हमने पाउंड स्टर्लिंग में कमाना शुरू नहीं किया था, तो ज़्यादातर दुकानों की विंडो शॉपिंग ही थी। बाहर तो और मुझे एक स्टोर वहाँ बहुत पसंद है जहाँ मैं बचपन में अपने वालिदैन के साथ आता था, और वालिदैन भी क्या चीज़ होती हैं, जब तक ज़िंदा होते हैं
इंसान को पता ही नहीं होता कि बटवा क्या चीज़ है। यही नहीं पता होता कि क्या कोई हद मुकर्रर है अखराजात की, क्या कोई चीज़ खरीदने से पहले सोचना पड़ता है। वालिदैन होते हैं तो सब आसान होता है। खैर, ये जाती बहार है, जब तक है इसे खूब एंजॉय करना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, वो स्टोर जिसके सामने मैं आके रुका उसका नाम है सेल्फ्रिजेस। बेइंतहा खूबसूरत बिल्डिंग है, बड़ी पुरशको और पुराने ज़माने की बनी हुई है, तो अंग्लिस्तानी आर्किटेक्चर का फ़न तामीर का खूबसूरत तरीन नमूना है। और उसकी जो पहली ग्राउंड फ्लोर है उसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, जहाँ पे हमेशा बहुत उम्दा तरीके से विंडो शॉपर्स के लिए बहुत अच्छी डेकोर में जो चीज़ें वहाँ अवेलेबल हैं वो सजाई जाती हैं। खैर, मैं उनको देखता देखता फिर उनके मरकज़ी दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। आप में से वो लोग जो उस ज़माने में और शायद अब भी इंग्लिस्तान जाते हैं और सेल्फ्रिजेस के अंदर एंटर करते हैं, तो आप जानते हैं कि जो ही आप सेल्फ्रिजेस के अंदर एंटर कर रहे हैं तो उसका जो पहला हिस्सा है वो कॉस्मेटिक्स का और परफ्यूम्स का है। और कदम आपने उसमें धरा नहीं तो ऐसे लगता है कि वो तिलिस्म होशरुबा है कि जिसके अंदर आप दाखिल हो गए। इसलिए कि खुशबूयात, फ्रांसीसी खुशबूआत, अतालवी खुशबूयात और बाकी खुशबूयात इतनी उम्दा, सारे जो बड़े-बड़े हाउसेज़ ऑफ परफ्यूम मेकर्स हैं, उनके वहाँ पे स्टॉल्स हैं, जहाँ पे वो आपको हल्का-हल्का एक सैंपल करवा रहे होते हैं, आपके यहाँ लगा के या कार्ड पे लगा के कि आप खुशबू सूंघें और खुशबू सूंघ के मशहूर हो जाएँ और मशहूर होकर मजबूर हो जाएँ कि मैंने ये खुशबू लगानी है, ये उनके लिए लेके जानी है, लगाएँगे वो, सूंघूँगा मैं। तो ये तिलिस्म होशरुबा किस्म की चीज़ है। मैं वहाँ पे गया, मुझे कोई खुशबू नहीं लेनी थी, लेकिन उस माहौल से महज़ूज़ होके कुछ वक़्त गुज़ारना था। मैं थोड़ा-सा आगे गया, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि क्रिश्चियन डियोर का एक बहुत बड़ा वहाँ पे स्टॉल लगा हुआ था। उस स्टोर के आगे एक अजीब नज़ारा था। मैं चूँकि पीछे से आ रहा था, तो मैंने देखा कि एक दरमियाने कद की खातून खड़ी हैं, जिन्होंने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई है और उसका ब्राउन बहुत सादा-सा बॉर्डर है। उस खातून के अंदर एक बात ऐसी थी कि ये 1989 का वाक़या है, 1999 का या 99 का जो भी आप कहें, तो उसमें उस खातून ने 2 मोटी-मोटी चुटियाएँ की हुई थीं। यानी कि 2 गुत्ताँ सिर दे पीछे बड़ी मोटे बालों की और उन बालों में और उन चुटियाओं में तेल लगा हुआ था। ये बड़ा देसी नज़ारा था। मैंने बचपन में तो देखा हुआ है कि बच्चों की और कुछ ख़वातीन जिनके बाल बहुत ज़्यादा और घने होते थे, वो 1 चुटिया की बजाय 2 चुटियाँ करती थीं और उनके सर के पीछे एक मांग से निकली होती थी, आधे बाल इधर और आधे बाल उधर। मगर in London, in the main hall of Selfridges, and in the year of 1989, I was not expecting to see a lady with 2 plaits and which were completely oil drenched. अब वो खातून जो थी वो वहाँ उनका पीछा मेरी तरफ था। मैंने एक लम्हे के लिए ठिठक के इन चुटियाओं को देखा। अब मैंने बचपन में गाना सुना तो मेरे ज़हन में वो आया कि एक बच्ची गा रही है अपनी माँ को। वो कहती है, माए मेरिए नी मैनू बड़ा चा ते 2 गुत्तां कर मेरियां, ते 2 गुत्तां कर मेरियां। तो बार-बार वो 2 गुत्तों को मैं देखता रहा और मैं सोचा कि अभी भी देखो कैसे-कैसे सादे लोग मौजूद हैं, जो पुराने ज़माने के फ़ैशन को अभी तक अपनाए हुए हैं। मैं थोड़ा-सा करीब गया और मैंने सोचा कि मैं भी वहाँ पे जाके कोई खुशबू सूँघूँ। As I neared that particular person standing there with the 2 plaits, मेरे कानों में एक आवाज़ आई। वो कानों में जो आवाज़ आई थी, उसके अंदर जो शफ़क़त थी, जो नरमी थी, जो हलीमी थी, जो हलावत थी, वो आप मिस्टेक नहीं कर सकते। उन खातून के साथ एक और खातून भी खड़ी थी और उनके साथ एक बच्ची भी खड़ी थी और वो बच्ची को कोई चीज़ लेके दे रही थीं और बहुत ही प्यार से उससे पूछ रही थीं। दुनिया में कुछ आवाज़ें ऐसी हैं कि अगर हम आँखें बंद किए हों, तो हम फ़ौरन पहचान लेंगे कि ये आवाज़ किसकी है। और मैंने आगे बढ़ के उनकी तरफ देखा ताकि मैं उनका चेहरा देख के कन्फ़र्म कर सकूँ, तो उस आवाज़ जितना ही मलीह, नर्म और शफ़ीक चेहरा था, जो किसी किस्म के मेकअप से बिल्कुल आरी था। और वो खूबसूरत दबे-दबे होंठ थे और क्या बताऊँ आपको, वो लता बाई मंगेशकर थीं। ये ज़िंदगी में मैंने पहली दफ़ा उनको वहाँ देखा। जब मैंने उनको देखा तो मेरा दिल भर आया और मैंने आगे बढ़ के उनके आगे लिटरली उनके घुटने छूने की कोशिश की तो उन्होंने फ़ौरन मुझे यूँ करके किया और किसी बड़े आदमी के घुटने या पैर छूना कोई बुरी बात नहीं है। एक चीज़ पे मैंने ज़िंदगी गुज़ारी है, बाअदब, बानसीब होता है, जो इतनी बड़ी तख़लीक़ को, इतने बड़े शख़्स को देख के उसका किसी भी इलाके से ताल्लुक़ हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, जो अपनी बंदगी और अदब का इज़हार ना करे, असल में तो वो ख़सारे में है।
उन्होंने फ़ौरन मुझे यूँ करके पकड़ा और बहुत ही प्यार से मुस्कुराईं। जब लता जी मुस्कुराती थीं, तो उनकी आँखें सबसे पहले मुस्कुराती थीं और बाद में होंठ मुस्कुराते थे। मैंने बड़ी मुश्किल से ये कहा, मैंने कहा, "लता जी, मैं एक इम्तिहान देने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं इम्तिहान दे के सिर्फ़ नतीजा सुनने से पहले का वक़्त गुज़ारने के लिए यहाँ पे आ गया हूँ। आपसे दरख़्वास्त है, आप मुझे दुआ दें कि आपका और मेरा अल्लाह मुझे कामयाब करे।" एक लम्हे के लिए भी उस खातून ने हैरानी का इज़हार नहीं किया, तहम्मुल नहीं किया। मुझे अच्छी तरह याद है, इतने प्यार से अपनी आँखें बंद की, अपने हाथ यूँ करके जोड़े और शायद ज़ेरे लब कुछ कहा और मुस्कुरा के मुझे कहा, "चले, मैं मेरी प्रार्थना है कि भगवान आपको कामयाब करे।" ये जुमला सुनने के बाद देखिए, वो वक़्त बड़ा मुश्किल था। अब तो ख़ैर बहुत आसान लगता है। ये जुमला सुनने के बाद एक ऐसा इत्मीनान और सुकून मेरे दिल में आया कि मुझे कुछ और कहने की ज़रूरत ही पेश ना आई। उस ज़माने में ये हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे कि तस्वीरें खिंचवाएँ, सेल्फ़ी खिंचवाएँ। हम कोई ऑटोग्राफ बुक लेके नहीं गए हुए थे। मुझे ये भी होश नहीं थी कि मैं उनको कहूँ कि हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। और मजाल है कि उस खातून ने ये पूछा हो कि तुम्हारा ताल्लुक क्या पाकिस्तान से है या हिंदुस्तान से है या कहीं और से है? उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। वो ये जानती थीं कि अल्लाह ने दुनिया जहान के मुख्तलिफ ममालिक के लोगों में और उनके दिलों में उनकी मोहब्बत डाल दी हुई है। मैं पलट के आहिस्ता-आहिस्ता चलता हुआ फिर बिलाखिर रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स पहुँचा। वो जो सेक्रेटरी साहिबा थीं वो तशरीफ़ लाईं। जो एग्ज़ामिनर्स थे वो एग्ज़ामिनर्स हॉल में चले गए और शैंपेन रिसेप्शन का वक़्त आ गया। उनके पास एक मुख्तसर सी लिस्ट थी, तो उस खातून ने ये कहा कि जिनके रोल नंबर मैं पुकारूँगी, वो आगे बढ़ के मेरे पीछे खड़े हो जाएँ और जिनके नंबर मैं नहीं पुकारूँगी, वो उल्टे कदमों लौट जाएँ। नंबर पुकारे गए। जब मेरा रोल नंबर करीब पहुँचा, तो मुझे पूरा यकीन था कि मुझे पीछे बुलाया जाएगा और बाकी इस यकीन के सदके जाऊँ और अपने अल्लाह के करम के सदके जाऊँ कि उन्होंने जब मेरा रोल नंबर पुकारा तो मुस्कुरा के इशारा किया कि यूँ पीछे आ जाओ। मुझे उसके बाद कुछ याद नहीं और इस सारे किस्से में भी मुझे लता जी से वो पहली मुलाकात करना याद है। मैंने इसीलिए आपको कहा कि जब आज से 3 साल पहले यानी कि 2022 की 6 फरवरी को ये इत्तला आई कि लता जी का देहांत हो गया, तो वो सारी यादें, वो सारी बातें, वो सारे नग़्मे, वो सारे गीत जो उन खातून की ज़ात से मुंसलिक हैं, वो मेरे दिल में बजने लगे। लता जी का आखिरी वक़्त हर इंसान के आखिरी वक़्त की तरह बहुत मुश्किल था। उम्र तो उनकी 92 साल थी, लेकिन उस ज़माने में उनको कोरोना हो गया था और कोरोना के बाद निमोनिया हो गया था। निमोनिया के बाद वो अपनी वफ़ात से 28 दिन पहले ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में दाखिल हुईं, इंटेंसिव केयर में। तो आहिस्ता-आहिस्ता उनके मुख्तलिफ ऑर्गन्स डिसफंक्शन करके फ़ेल होने लगे। एक कंडीशन होती है इसमें मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम होता है। आपके गुर्दे, दिल, आपके फेफड़े, फिर दिमाग, सब चीज़ें अपना काम आहिस्ता-आहिस्ता छोड़ते जाते हैं। और मेरे ख़्याल में किसी को बहुत उम्मीद भी नहीं थी। सिर्फ़ हम ये चाहते थे कि इनकी तकलीफ़ को तूल ना मिले और इनकी आज़माइश कट जाए। लता जी के आखिरी अल्फ़ाज़ अस्पताल में बेइंतहा दिलचस्प हैं। उनके अल्फ़ाज़ का मफ़हूम कुछ यूँ था कि मौत से बड़ा कोई सच नहीं। क्या बात है वाक़ई! मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को ये पता चल जाए कि मौत से बड़ा कोई सच नहीं, उनके लिए मरना आसान हो जाता है। और मुसलमान के लिए तो मेरे ख़्याल में मरना इसलिए आसान होता है कि वो सोचता है कि इस मंज़िल से गुज़र के मैं अल्लाह से मिलेगा, महबूब इलाही से मिलेगा। बार-बार आसान हो जाती है मौत। खुदा से मोहब्बत कर अगर आप करते हैं और अगर आप खुदा के महबूब से मोहब्बत करते हैं, तो मौत आसान तर हो जाती है। एनीवे, सब तरफ ये खबर फैल गई और फिर मैंने सोचा कि आपके साथ आज के दिन ये बातें इसलिए शेयर कर रहा हूँ, किसी का भी अगर बड़ा काम हो इस दुनिया में, किसी की वजह से अगर बेकरार दिलों को करार मिला हो, किसी की वजह से बहुत सारे घरों के चूल्हे जले हों, तो उनकी इज़्ज़त करना सीखिए। बातें बनाना कितना आसान काम है। तंज़ करना, तनकीद करना, तहकीर करना, तहकीर हमेशा वो शख्स की ज़ात का हिस्सा होता है जो खुद हकीर होता है।
ये मेरा जुमला याद रखिएगा। अच्छा जी, लता जी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से गीत गाए। मैं आपके साथ सिर्फ़ शेयर करूँगा कि उनके आखिरी चंद गीत कौन-से हैं। और मुझे आपको बताते हुए ये कोई ऐसा आर नहीं है कि लता जी ने फ़िल्मों के लिए, बॉलीवुड के लिए गीत गाना बहुत पहले छोड़ दिया था। उनका जो आखिरी बॉलीवुड एल्बम आया था, जो बाकायदा एक फ़िल्म के पूरे गीत, जो निस्वानी आवाज़ में हो रहे थे, उन्होंने पूरे गाए थे, वो 2004 में एक फ़िल्म बनी थी, वीर ज़ारा। याद है ना आपको? शाहरुख खान वाली, जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 2 अशख़ास की मोहब्बत का मौज़ू बनाया गया था। ये वो आखिरी एल्बम था और ये आखिरी फ़िल्म थी बॉलीवुड की, जिसके मुकम्मल गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में थे। और लता जी ने ये भी काम एक ख़ास मोहब्बत की वजह से किया। आप शायद लोग ये ना जानते हों कि वीर ज़ारा के जितने भी गीत थे, वो बहुत पहले कंपोज़ करके टेपों की शक्ल में मौसीक़ार ने रख दिए थे। उनको बिल्कुल नहीं पता था कि ये गीत कब इस्तेमाल होंगे, ये धुनें कौन गाएगा, ये धुनें किस फ़िल्म के लिए बजाई जाएँगी। उन्होंने सिर्फ़ अपनी चंद पसंदीदा धुनों को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके टेपें सँभाल दी थीं और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। जिन मौसीक़ार का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, वो थे मदन मोहन साहब। और मदन मोहन साहब की आवाज़ में मुख्तलिफ धुनें, कुछ ग़ज़लियात, कुछ गीत मौजूद थे। और जब वीर ज़ारा बन रही थी, तो उन गीतों को उनके बेटे संजीव कोहली से कहकर दोबारा रिवाइव किया गया। तो उनकी ऑर्केस्ट्रेशन और उनकी अरेंजमेंट संजीव कोहली ने की, जो कि मदन मोहन साहब के साहबज़ादे थे। और चूँकि लता मंगेशकर का और मदन मोहन का ऐसा रिश्ता था कि जब भी कभी मदन मोहन साहब का ज़िक्र आया, तो लता जी ने एक ही बात कही, मदन भैया, मदन भैया। और भैया कहना कोई आसान काम नहीं है। कोई औरत जब किसी मर्द को भाई कहती और समझती है, तो उस मर्द की मर्दानगी ही यही है कि उसको असली भाई, हकीकी भाई बन के अपनी बहन को मोहब्बत भी करे, शफ़क़त भी करे, प्रोटेक्ट भी करे। और इन दोनों का वाक़िज़न आपस में ये रिश्ता था। लता जी ने फ़ौरन हाँ की कि गो कि अब मैं इतना गाती नहीं हूँ, मगर मदन भैया की धुनों को मैं ज़रूर गाऊँगी। और आप अगर याद करें, मेरे ख़्याल में आप में से बहुत सारों ने 2004 तक तो पैदा हो चुके थे और होश आ चुकी थी। आपने बहुत उम्दा गीत सुने होंगे। अगर नहीं सुने, तो दोबारा सुन लीजिए। मैं कहता हूँ कि उम्दा तरीन गीत हैं वीर ज़ारा के। ख़ैर, लता जी ने उसके बाद किसी फ़िल्म के लिए मुकम्मल गीत नहीं गाए। चंद एक फ़िल्में ऐसी हैं कि मतलब उनका एक आध गीत गाया। मुझे इसी तरह याद है कि एक फ़िल्म थी रंग दे बसंती, उसका भी गीत उन्होंने गाया और कभी एक और गाए। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ। मगर आज मैं आपके सामने ज़िक्र करना चाहता हूँ वो आखिरी गीत का, जो कि लता जी ने गाया। और आखिरी गीत से पहले एक और गीत है जो उन्होंने गाया। उनका ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि व्हाट वाज़ द लास्ट सॉन्ग दैट शी sang एंड हाउ वेल शी sang इट। 2019 की बात है कि लता बाई एक टेलीविज़न देख रही थी, तो उस पे भारत के पीएम नरेंद्र मोदी साहब एक तकरीर कर रहे थे। उस तकरीर के दौरान उन्होंने एक नज़्म पढ़ी और उस नज़्म के अल्फाज, अब ज़ाहिर है कि अपने देश की मोहब्बत में अल्फाज थे और कुछ इस तरह थे कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। अच्छा, अब वो लता भी देश भगत थी। हम सब अपनी अपनी मिट्टी को प्यार करते हैं, मगर अपनी मिट्टी की मोहब्बत में किसी और की मिट्टी को नफरत करना शायद मेरे मसलक में तो शामिल नहीं है। मिट्टी सांझी होती है। ये दुनिया एक सैयारे की शक्ल में सांझी है। इसे बाँट के टुकड़े-टुकड़े करके आपने दुनिया के साथ कुछ अच्छा तो नहीं किया। आपके अपने ख़यालात होंगे, मेरे अपने ख़यालात हैं और हर शख़्स को ये हक़ हासिल है कि वो अपनी मिट्टी को प्यार करे। मगर किसी को ये हक़ हासिल नहीं है कि दूसरों की मिट्टी पे बम बरसा-बरसा के वहाँ रहने वाली मख़लूक़ का जीना दूभर कर दे, जैसे कि अक्सर लोग करते हैं। बहरतौर, तो लता जी ने सोचा कि मैं जाते-जाते अब ये गीत रिकॉर्ड करवा जाऊँ। उन्होंने उस नज़्म को अपनी खूबसूरत आवाज़ में गीत रिकॉर्ड कराने से पहले एक हमारे कंपोज़र हैं, उनसे बात की। हमारे तो नहीं, इंडिया के कंपोज़र हैं, उनका नाम है मायरूश पाए। मायरूश पाए ने इस नज़्म की धुन बिठाई, लता जी के पास गए और कहा यह जाता है कि एक ही टेक में
बगैर दोबारा रिहर्सल किए या दोबारा टेक किए हुए लता जी ने ये पूरी नज्म सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, अपनी आखिरी चीज रिकॉर्ड करवाई। ये फिल्मी चीज नहीं है, ये वतन की मोहब्बत में गाया गया गीत है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। और मेरे ख्याल में किसी भी महबूब के हक में गाए जाने वाले गीत से कहीं बेहतर है कि आप अपने देश, अपने वतन की मोहब्बत में ये गीत गाएं। क्योंकि जब आप किसी भी देश की मोहब्बत में गीत गाते हैं तो उस देश के मुहाफिजों, उस देश के रखवालों और उस देश के रहने वालों की मोहब्बत में सरशार होकर ये गीत गाते हैं। जाते जाते एक और आपको बात बता दूं, 2019 तो मैंने जिक्र किया, मगर 2018 में लता जी ने एक प्राइवेट गीत रिकॉर्ड करवाया, और वो प्राइवेट गीत सिर्फ एक साहब की बेटी की शादी के मौके पे करवाया। अब आप ये सोचिए कि अगर इंडिया में एक आदमी की बेटी की शादी के सिलसिले में लता मंगेशकर एक खास गीत रिकॉर्ड करवाएं तो वो साहब कौन होंगे? गेस कीजिए। नहीं भी, आपका गेस बिल्कुल गलत है। नहीं नहीं, वो नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, अमिताभ बच्चन नहीं थे ये। मगर आंटी, आपका गेस बिल्कुल सही है, आपने सही पहचाना है। वो साहब कौन हो सकते हैं? जैसे ये बता रही हैं अभी आपके सामने, वो मुकेश अंबानी साहब थे, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक। और आपको शायद याद हो कि 2018 में ईशा अंबानी, जो उनकी बेटी है, उनकी शादी थी। मिसेस नीता अंबानी ने खास तौर पे लता जी से ये दरख्वास्त की कि लता जी, अगर मेरी बेटी की शादी के मौके पे आपकी खूबसूरत आवाज में शुभकामनाएं रिकॉर्ड हों और फिर गायत्री मंत्र रिकॉर्ड हो, तो मैं समझूंगी कि मेरी बेटी की किस्मत हमेशा के लिए खुल जाएगी और अपने घर वो सुहागन भी रहेगी, आबाद भी रहेगी, शाद भी रहेगी। लता जी ने सोचा कि इतना प्यारा जज्बा, और देखिए फिर मुझे कौन ये रिक्वेस्ट कर रही हैं, किनकी ख्वाहिश को मैं पूरा करने लगी हूँ। लता जी ने इस मौके पे एक ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड कराया कि जिसके शुरू में वो दोनों शादीशुदा करने वाले लड़के, यानी कि लड़का और लड़की, दोनों को अपनी नेक ख्वाहिशात देती हैं, दुआएं देती हैं, और उसके बाद गायत्री मंत्र को रिकॉर्ड करवाया। भूर्भुवः स्वः। ये भी एक ऐसी रिकॉर्डिंग है जो कि मेरी नज़र में लता जी की सेकंड लास्ट रिकॉर्डिंग है। अब लता जी जो है वो नहीं रही, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि राधिका अंबानी की शादी हमारे अंबानी साहब के छोटे बेटे से हुई है। उस मौके पे उनको भारत में गाने वाला तो कोई ऐसा अच्छा नज़र नहीं आया, तभी तो रिहाना को बुला लिया, और रिहाना को छोड़ के फिर वो जो चड्डी पहन के आया था जस्टिन बीबर, उसको बुला लिया, और करोड़ों रुपया लेके चलते बने। अगले हफ्ते या अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे यकीन है कि कुछ बातें आपके दिल को लगी होंगी और कुछ ज़्यादा लगी होंगी, मगर उन बातों पे भी गौर कीजिएगा। मेरा मकसद दिल लगी नहीं है, दिलों को नर्म करना है। खुदा हाफिज।